पढ़ाई वढ़ाई कर लो या बिल्कुल नहीं? चलिए, एनवायरमेंट में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बातचीत किया था बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, इंट्रोडक्शन टॉपिक अपन ने कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेट्स को आज हमने डिस्कस करना है। पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है वो सभी अरेंजमेंट जिनके द्वारा आप अपने बिजनेस को कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने एक शॉप अगर लगानी है, ट्रेडिंग कंसर्न अगर आपकी है, माल को खरीदना और बेचना, तो उसके लिए आपको एक शॉप चाहिए, गोडाउन चाहिए। तो ये अरेंजमेंट जो आप लोग कर रहे हैं, अगर आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो आपको अपनी फैक्ट्री चाहिए, गोडाउन चाहिए, आपके शोरूम चाहिए। तो वो सारे जो अरेंजमेंट आप लोग करते हैं ना, इसी को कहा जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स। बट यहाँ पर हो सकता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इनके डिफरेंट फॉर्मेट्स पॉसिबल है। जैसे कि एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हो सकती है, पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकती है, कंपनी हो सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो सकती है। इसके अलावा कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज भी हो सकती है, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह भी हो सकती है। तो इन सभी फॉर्मेट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बेटा, आज हम लोग फर्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं और ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम लोग जो एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसका एक आइडियल फॉर्मेट क्या हो सकता है? लाइक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न इज आइडियल और पार्टनरशिप फर्म इज आइडियल और कंपनी वाटर जो हम लोग पॉइंट यहाँ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं कि इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए। वन बाय वन कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है, ये है इजी फॉर्मेशन। बेटा, अगर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप अगर आप करना चाहते हैं तो उसका जो फॉर्मेशन है ना, बड़ा आसान होना चाहिए। इसके लिए आपकी गवर्नमेंट की फाउंडेशंस, उसके रजिस्ट्रेशंस, उसकी परमिशंस, अगर ये बहुत जोल जाल वाला ना, ये काम अगर हो तो कोई भी आदमी बिजनेस करना ही पसंद नहीं करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर एक आइडियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फॉर्मेट के बारे में बात करें तो ये हमारे पास क्या आता है, ये है इजी फॉर्मेशन। बेटा, सेकंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं एंड इट इज एडेक्वेसी ऑफ कैपिटल। बेटा, ये तो आप सभी जानते हैं कि बिजनेस अगर है तो इस बिजनेस के लिए हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। जिस तरह से एक ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करते हैं, बिना ब्लड के हमारी बॉडी मूवमेंट नहीं कर पाएगी, इसी तरीके से बिना कैपिटल के कोई बिजनेस हम लोग कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। तो बिजनेस अगर आपको करना है तो उसके लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी और जैसे जैसे आपका बिजनेस का लेवल बढ़ेगा, कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कंटिन्यूअसली बढ़ेगी। तो एक ऐसा पर्टिकुलर बिजनेस सेटअप हम लोग तैयार करें, एक ऐसा फॉर्मेट हम लोग तैयार करें जिसमें जब भी हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो, सफिशिएंट कैपिटल हमें इजीली मिल जाए। इस तरह का बिजनेस फॉर्मेट हमारे पास होना चाहिए, राइट? बड़ा थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं और ये है लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस का मतलब, हमारे इंडिया में एक बिजनेस पॉलिसी बनी थी, अपने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। कब बनी थी? 1991 में। उस समय ये कहा गया था कि देयर आर ओनली 6 बिजनेसेस जिसके लिए हमें इंडियन गवर्नमेंट से अभी भी परमिशन लेनी होती है। अगर ये बिजनेस के लिए आपने परमिशन नहीं ली है तो इन्हें हम लोग इलीगल बिजनेसेस मानते हैं। जैसे वेपन्स बनाना है, हथियार बनाना है, तो आपको क्या लगता है
वेपन्स बनाने के लिए हमें लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, और अगर लाइसेंस नहीं लिए, बिना लाइसेंस के हथियार बना रहे तो ये इलीगल वर्क माना जाता है, राइट। लिकर बनाना है, अगर हमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप करनी है, या फिर हो सकता है हम लोग स्मगलिंग का बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम लोग हो सकता है टेररिस्ट को अगर हेल्प करने के लिए कुछ प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, तो ये सभी इलीगल वर्किंग मानी जाती है। तो ध्यान रखिए बेटा, बिजनेस फॉर्मेट इस तरह का होना चाहिए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ लीगल प्रोडक्ट ही हम लोग मैन्युफैक्चर करें, इलीगल वर्किंग हमारे यहाँ पर नहीं हो। नाउ द फोर्थ पॉइंट, इट इज लिमिट ऑफ लायबिलिटी। तो होप्सो की 12th स्टैंडर्ड में भी शायद आपके पास ये वर्ड आया हो कि किसी बिजनेस के अंदर ऑनर की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड और अनलिमिटेड दो तरह की हो सकती है। तो लायबिलिटी को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, द वन इज लिमिटेड लायबिलिटी एंड द सेकंड इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। बड़ा मीनिंग क्या है लिमिटेड लायबिलिटी का और अनलिमिटेड लायबिलिटी का? अगर आप कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करते हैं, जितनी कैपिटल आपने बिजनेस के अंदर लगाई है, बाय चांस किसी रीजन से, किसी इंसिडेंस के कारण आपकी बिजनेस में इतना लॉस हुआ है कि आपने जो कैपिटल लगाई है उस कैपिटल के खत्म होने के बाद भी आपकी लायबिलिटीज अभी भी बची हुई है। ऐसी सिचुएशन में अगर ओनर अपनी पर्सनल एसेट से उस लॉस को फुलफिल करता है तो इसे हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। यानी कि द ओनर हैज टू पे ऑफ ऑल द लायबिलिटीज फ्रॉम हिज पर्सनल एसेट आल्सो, देन इट इज नोन एज अनलिमिटेड लायबिलिटी। देन लिमिटेड लायबिलिटी में क्या होगा बेटा, जितनी कैपिटल उस ओनर ने बिजनेस में लगाई है, अगर लॉस उस कैपिटल से ज्यादा भी हो जाए तो भी ऑनर को अपनी पर्सनल एसेट से उसे फुलफिल नहीं करना हो, देन इट इज नोन एज लिमिटेड लायबिलिटी। तो बताइए बेटा, आपके लिए कौन सा फॉर्मेट ज्यादा बेटर है? आपकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होनी चाहिए या अनलिमिटेड होनी चाहिए? तो डेफिनेटली सर, जितना पैसा मेरी कैपेसिटी थी मैंने बिजनेस में लगा दिया, उसके बाद में एक्स्ट्रा पैसा लगाने की कैपेसिटी नहीं रखता हूं, यानी कि मैं अपनी पर्सनल एसेट बिजनेस के लिए यूटिलाइज नहीं करना चाहूंगा, यानी कि सर हम तो लिमिटेड लायबिलिटी में ही जाना चाहेंगे। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम आइडियल फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं तो हमेशा लायबिलिटी होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए? लिमिटेड लायबिलिटी होनी चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट relationship between owner and manager। बेटा कुछ पर्टिकुलर बिजनेस फॉर्मेट्स ऐसे होते हैं जिसमें ऑनर खुद बिजनेस को मैनेज करता है, और कुछ पर्टिकुलर बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें ऑनर का मैनेजमेंट में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, मैनेजमेंट के लिए अलग से एक टीम बना ली जाती है। तो बताइए बेटा, अगर आपने किसी बिजनेस में पैसा लगाया है और आपको उस बिजनेस से प्रॉफिट चाहिए, आप क्या सोच कर चलते हैं? आपका मैनेजमेंट खुद का होना चाहिए या मैनेजमेंट के लिए दूसरे लोगों को रखेंगे? बोले सर, जब हम खुद मैनेज करेंगे तभी तो बिजनेस चलेगा, दूसरों के भरोसे हम इफेक्टिवली बिजनेस को रन नहीं कर पाते हैं। तो बेटा यहां पर भी ध्यान रखिए, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ऑनर एंड मैनेजमेंट, इसमें हमेशा ऑनर का ही मैनेजमेंट में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ऑनर ही बिजनेस को मैनेज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, सिक्स पॉइंट इज कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। बेटा बिजनेस फॉर्मेट इस तरह के होने चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर ऑनर की डेथ के बाद, किसी एक पर्टिकुलर ऑनर के बिजनेस से निकल जाने के बाद बिजनेस वाइंड अप ना हो।
बिजनेस कंटिन्यू रहना चाहिए और ऑनर की डेथ के बाद भी बिजनेस में स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, तभी पब्लिक तो आपके ऊपर रिलायबिलिटी रहेगी, पब्लिक तभी आपके ऊपर भरोसा करेगी। तो कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है और बहुत फास्ट चेंजिंग भी है। तो बिजनेस में कई बार डिसीजंस जो है हमें बहुत फास्ट लेने होते हैं, उसके लिए हम लोग दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। तो यहां पर हमारे पास ये पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। मतलब क्या है, अगर मार्केट में कुछ सिनेरियो चेंज हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने बिजनेस को पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाना है या अपने यहाँ पर फास्ट चेंजेस लाने हैं, कुछ पर्टिकुलर डिसीजंस अगर आपको फास्ट लेने हैं, तो ये राइट आपके पास होना चाहिए कि आप अपने बिजनेस को बहुत जल्दी चेंज कर सकें। आप जो डिसीजंस लेना चाह रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और आपके पास डिसीजन पावर बहुत ज्यादा होना चाहिए। सो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन का मतलब है जो बिजनेस आप कंडक्ट कर रहे हैं वो फ्लेक्सिबल हो, बहुत जल्दी आप उसके अंदर चेंजेस ला पाएं, ऐसा आपके पास डिसीजन का पावर होना चाहिए। द नेक्स्ट इज सेपरेट स्टेटस। एंड मैनेजमेंट। बेटा बिजनेस का अपना खुद का एक अलग सेल्फ आइडेंटिटी, एक सेल्फ स्टेटस होना चाहिए और बिजनेस जो है प्रॉपर्ली मैनेज भी होना चाहिए। बेटा इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर और डिस्कस करते हैं, जैसे कि सीक्रेसी है एंड सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब क्या हुआ, बिजनेस की जितनी भी पॉलिसीज हैं सीक्रेट रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा। आप अपने यहाँ पर क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर आपके कॉम्पिटिटर्स को मालूम पड़ जाए तो बहुत जल्दी वो आपसे पहले हो सकता है कि डेवलपमेंट्स लेकर आ जाए, चेंजेस लेकर आ जाए। तो हमेशा कॉम्पिटिटर्स से अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपकी जो पॉलिसीज हैं वो सीक्रेट रहनी चाहिए। तो बिजनेस का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए कि इसमें आपकी पॉलिसी जो है वो सीक्रेसी होनी चाहिए। तो ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं एक आइडियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेट के लिए। सबसे पहला पॉइंट, फॉर्मेशन इजी होना चाहिए। सेकंड, कैपिटल की अगर रिक्वायरमेंट हो तो वो हमें इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। लॉफुल बिजनेस ही हमें करना है, इलीगल बिजनेस हमें नहीं करना है। लायबिलिटी जो है वो हमेशा लिमिटेड होनी चाहिए। डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन ऑनर और मैनेजमेंट होना चाहिए। कंटिन्यूअस स्टेबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए। सेपरेट स्टेटस और मैनेजमेंट होना चाहिए। और लास्ट में हमारे पास क्या आया, ये है सीक्रेसी होनी चाहिए। मैनेजमेंट, राइट। अब हम लोग बातचीत करते हैं कुछ डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्मेट्स के बारे में, और इनमें से कुछ फॉर्मेट ऐसे हैं जो आपने शायद 12th स्टैंडर्ड तक भी ऑलरेडी पढ़ रखे हो। बड़ा फर्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं और ये है प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। प्रोप्राइटरशिप कंसर्न 11th स्टैंडर्ड में ही शायद इसके बारे में आपको बता दिया गया था। अगर एक सिंगल पर्सन अपनी कैपिटल बिजनेस में इन्वॉल्व करता है, खुद अपने बिजनेस को मैनेज करता है और बिजनेस का सारा प्रॉफिट भी उसी पर्सन के लिए रहता है, तो इस तरह के फॉर्मेट को हम बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। बताइएगा, आप में से किसी स्टूडेंट को अपना खुद का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना है। आपको खुद को सपोज 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपीस की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, वो आप बिजनेस में लगाएंगे। एक जगह आपने कोई रेंट पर लेनी है, स्टार्टिंग में कुछ फर्नीचर लगाना है, बोर्ड लगाना है, स्टूडेंट आने चाहिए और पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास कैपिटल की नीड कम है, आप बहुत इजीली इन चीजों को स्टार्टअप कर सकते हैं। तो यहां पर अगर एक सिंगल पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया,
खुद की कैपिटल लगाकर और बिजनेस का मैनेजमेंट भी खुद देख रहा है और सारा प्रॉफिट भी उसी के लिए, तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को कहा जाएगा प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। फर्स्ट पॉइंट हम लोग बातचीत करते हैं इन सभी आइडियल फॉर्म्स के लिए, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए इजी फॉर्मेशन। प्रोप्राइटरशिप कंसर्न स्टार्ट करने के लिए आपको किसी तरह की कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी है, गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ना आपको अपनी फर्म को कहीं पर रजिस्टर्ड कराने की रिक्वायरमेंट है। बेटा फिर किस चीज की रिक्वायरमेंट है? सपोज आपको अपना एक रेडीमेड गारमेंट का शोरूम लगाना है, कुछ नहीं करना है, मेन मार्केट में जाइए, एक जगह पसंद करिए, किराए पे लीजिए, खरीद लीजिए, फर्नीचर लगा लीजिए, उसमें स्टॉक फिल कर दीजिए, उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको। एक नारियल और अगरबत्ती लीजिए, नारियल फोड़िए, अगरबत्ती जलाइए, फीता कट करिए, खुद ही उसको स्टार्ट कर लीजिए। ये है इजी स्टार्टअप, बड़ा इजी फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन इसमें बहुत ज्यादा इजी है, ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है फॉर्मेशन की। अच्छा, एडिक्वेसी ऑफ कैपिटल के बारे में बात करते हैं। अगर आप अपने बिजनेस के लेवल को कंटिन्यूसली बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आपको ह्यूज कैपिटल की जरूरत पड़ेगी और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये फॉर्मेट आपको सपोर्ट नहीं करेगा। आपकी खुद की एक लिमिटेशन होगी, बेटा 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए लगा देंगे। अगर किसी बिजनेस में 200 करोड़, 500 करोड़ या 1000 करोड़ की जरूरत हो, वहां आप सरेंडर हो जाएंगे और आप में सपने भी आएंगे तो इतने अच्छे नहीं आएंगे कि बोले इतना पैसा तो हम लोग अरेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट जो हमारे पास है एडिक्वेसी ऑफ कैपिटल, तो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में कैपिटल की एडिक्वेसी हमारे पास नहीं रहती है। इज इट क्लियर? ना लॉफुल बिजनेस, तो डेफिनेटली बेटा कोई भी बिजनेस होगा तो लीगल बिजनेस ही हमें करना है, इनलीगल बिजनेस हम लोग वैसे भी नहीं कर सकते। द फोर्थ वन इज लिमिट ऑफ लायबिलिटी। बताइए बेटा, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में अगर किसी प्रोप्राइटर ने 50 लाख रुपए की कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया, किसी कारण से वहां 80 लाख रुपए का नुकसान हो गया, तो 50 लाख तो पूरे ऑलरेडी लग गए। अब 30 लाख का जो नुकसान है, वो लायबिलिटी जो है वो प्रोप्राइटर को अपनी पर्सनल एसेट से पे करना पड़ता है। यानी कि यहाँ प्रोप्राइटर की ऑनर की लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड? तो बोले सर अनलिमिटेड लायबिलिटी है। तो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में प्रोप्राइटर की लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होगी। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ऑनर एंड मैनेजमेंट, तो डेफिनेटली ऑनर खुद अपने बिजनेस को यहाँ मैनेज करता है। तो सिंगल पर्सन बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है, वही पर्सन बिजनेस को मैनेज भी कर रहा है। तो जो ओनर है वही अगर बिजनेस को मैनेज कर रहा है, तो यहाँ डायरेक्ट रिलेशन है प्रोप्राइटर और मैनेजमेंट में। कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, यहां पर आकर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रोप्राइटर की डेथ हो जाने के बाद वो बिजनेस वाइंड अप हो जाता है। हालांकि उसका बेटा या उसकी वाइफ या उसके घरवाले को इस बिजनेस को आगे कैरी ऑन कर सकते हैं, बट वो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न जो होगी वो वहीं पर फिनिश हो जाएगी। उसके बाद उसके बेटों के नाम पे या लीगल हेड के नाम पे आगे नया बिजनेस वापस से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी नहीं होती है। किस केस में? प्रोप्राइटर्स केस में। बेटा प्रोप्राइटर रातों रात बिजनेस को बंद करके अगर चला गया तो स्टेबिलिटी खत्म। तो पब्लिक की रिलायबिलिटी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न पर हमेशा कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। नाउ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, बेटा प्रोप्राइटर है सिंगल पर्सन, वही बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है, वही बिजनेस को मैनेज कर रहा है। अब उसको कोई डिसीजन लेना है, उसको किसी सेकंड पर्सन से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन में प्रोप्राइटर जितना फास्ट अपने बिजनेस को चेंज कर सकता है, प्रोप्राइटर जितना फास्ट अपने बिजनेस में डिसीजन ले सकता है, उतना फास्ट किसी और फॉर्मेट में पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट इज सेपरेट स्टेटस एंड मैनेजमेंट। ये चीज यहां पर नहीं होती है। बिजनेस इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर और बिजनेस दोनों को एक ही मान लिया जाता है। यहाँ अलग अलग सेपरेट स्टेटस दोनों का नहीं होता है। और सीक्रेसी, ये यहाँ पर है, ये होगी। प्रोप्राइटर किसी से कोई बात ही नहीं करेगा कि मुझे अपने डिसीजन में या मुझे अपने बिजनेस के लिए क्या डिसीजन लेना है। जब वो किसी थर्ड पर्सन से बात ही नहीं करेगा तो उसकी जो बिजनेस की पॉलिसीज हैं वो लीक नहीं होगी, राइट।
थोड़ा ये थी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। क्या इसके एडवांटेज हो गए, क्या इसके डिसएडवांटेज हो गए, ये आप लिख सकते हैं। एडवांटेज में क्या आएगा, इजी फॉर्मेशन, लॉफुल बिजनेस, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ऑनर एंड मैनेजमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन एंड सीक्रेसी, ये तो होगा एडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या आएगा, एडेक्वेसी ऑफ कैपिटल, यहां सफिशिएंट कैपिटल नहीं होती है। देन कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, यहां कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी भी नहीं रहेगी, प्रोप्राइटर की डेथ के बाद बिजनेस वाइंड अप हो जाता है। और सेपरेट स्टेटस और मैनेजमेंट भी नहीं है, साथ में इस प्रोप्राइटर की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है। कुछ यहां पर प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के एडवांटेज हो गए तो कुछ यहां पर डिसएडवांटेज भी हो गए, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं एंड इट इज पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप में तो खैर एक पूरा चैप्टर था आपके पास पार्टनरशिप, और अच्छे से समझते ही हैं कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। जब दो या दो से ज्यादा पर्सन कैपिटल को बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं, उन्हीं के द्वारा बिजनेस को मैनेज किया जाता है और प्रॉफिट को एक सर्टेन रेशियो में आपस में सभी पार्टनर्स में बांटा जाता है। देन इट इज नोन एज पार्टनरशिप कंसर्न। बताइएगा, पार्टनरशिप कंसर्न के लिए क्या गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेनी है? बोले नहीं सर, कोई परमिशन नहीं लेनी। क्या पार्टनरशिप डीड का बनाना और उसे कहीं रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी है? बोले सर कंपलसरी नहीं है, पार्टनर्स अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए डीड वगैरह बना सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। थोड़ा पार्टनरशिप फॉर्म बनाने के लिए क्या बहुत ज्यादा हमें फॉर्मेलिटीज करनी होगी? बोले नहीं सर, कुछ फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। दो तीन पार्टनर आपस में मिलेंगे, एक सिंपल पेपर पर या एक स्टाम्प पेपर पर अपने टर्म्स एंड कंडीशन लिख दी जाएगी और दे कैन स्टार्ट द बिजनेस। बहुत इजीली हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो पार्टनरशिप फॉर्म का फॉर्मेशन बहुत आसान है। एडेक्वेसी ऑफ कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के कंपैरिजन में तो यहाँ पर कैपिटल बढ़ जाएगी, क्योंकि अब 2-3 जने 4 जने मिलकर बिजनेस को कंडक्ट करेंगे। मगर फिर भी अगर आपको अनलिमिटेड कैपिटल चाहिए तो वो एक्सेस आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टनर्स की भी सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस होती है। लॉफुल बिजनेस तो डेफिनेटली उनका लॉफुल बिजनेस ही करना है, दूसरा कोई काम करेंगे नहीं। लिमिट ऑफ लायबिलिटी के बारे में बताइएगा। पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी वेदर इट इज लिमिटेड और अनलिमिटेड, मतलब किसी भी एक पार्टनर की गलती से अगर बिजनेस में लॉस हो गया ना तो भी सभी पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटी का भुगतान करना होगा, पेमेंट करना होगा। यानी कि यहां पर सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी जो होगी ना तो ये अनलिमिटेड ही होगी। इज इट क्लियर? डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ऑनर एंड मैनेजमेंट, तो चूंकि पार्टनर्स खुद अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं तो डायरेक्ट रिलेशनशिप ही है। कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी बताइए ना, अगर किसी एक पार्टनर की डेथ हो गई तो क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, डिसॉल्व होती है। अगर कोई नया पार्टनर इंट्रोड्यूस होता है तो आप डिसोल्यूशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर्स वगैरह ऐसा कुछ पढ़ते हैं। तो यहां पर पार्टनर्स की डेथ के बाद बिजनेस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी कि कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी यहां पर नहीं है। बट अब पार्टनर्स में आपस में भी लड़ाई झगड़ा या डिस्प्यूट होने के चांस रहते हैं, तो पार्टनरशिप फॉर्म में भी स्टेबिलिटी नहीं रह पाती है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन ठीक है, प्रोप्राइटरशिप जितना नहीं, फिर भी यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि पार्टनर्स में आपस में एक अंडरस्टैंडिंग रहती है कि कौन पर्टिकुलर पर्सन किस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ बिजनेस को मैनेज करने वाला है, तो वहां बड़े इजीली हम लोग इस चीज को मैनेज कर लेते हैं। सेपरेट स्टेटस एंड मैनेजमेंट बेटा यहाँ पर भी नहीं होता है, और सीक्रेसी कंपैरेटिवली प्रोप्राइटरशिप कंसर्न जितनी तो नहीं होती, फिर भी सीक्रेसी यहाँ पर भी रहेगी, राइट। बेटा नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये है HUF। बताइए ना, HUF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या मतलब है? बेटा किसी भी हिंदू फैमिली, जैन फैमिली, बुद्ध फैमिली, बौद्धिक जिसे हम लोग बोलते हैं, और
हिंदू, जैन, बुद्ध, इन फैमिलीज के अंदर, क्योंकि जैन और बुद्ध को बौद्ध जो है उनको भी हिंदू का ही पार्ट माना है। इन फैमिली में अगर कोई पेरेंटल बिजनेस है, कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी हमारे पास आई है और इस पेरेंटल प्रॉपर्टी से कोई बिजनेस कंडक्ट किया जाए तो बिजनेस के अंदर जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें भी मेंबर माना जाता है। तो सपोज करिए हमारे पास एक मिस्टर एक्स है, इनके दो बेटे हैं, वाई और जेड, इनके भी दो बेटे हैं। तो मिस्टर एक्स अगर अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कोई है और उसके बेसिस पर कोई बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, तो इनके जो बेटे हैं और इनके जो ग्रैंडसन है ये सभी मिलकर एक जॉइंट में बिजनेस करते हैं और इसी को कहा जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ओके, जो पर्सन इस बिजनेस को मैनेज करता है वो पर्सन जनरली इस फैमिली का सबसे एल्डर पर्सन होगा। इस पर्सन को कहा जाता है कर्ता। और बाकी के जो मेंबर्स हैं बेटा इन्हें कहा जाता है को पार्टनर मेंबर्स, और यू कैन से को पार्टनर्स, राइट। बस इस बात को ध्यान रखिएगा कि पहले इनिशियली ये जो हिंदू लॉ के हिसाब से ये बिजनेस स्टार्ट हुए थे। मिताक्षरा एंड दयाभागा दो अलग अलग फॉर्मेट्स हैं जो हम लोगों को भी इतना डिटेल में यहाँ पर नहीं डिस्कस करना है। तो चलिए हिंदू लॉ के हिसाब से ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जिसमें एक पर्टिकुलर फैमिली के सभी मेंबर्स मिलकर एक बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, कंडक्ट करते हैं। ये है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जो सबसे मेजर, जो सबसे एल्डर पर्सन होगा ये इस बिजनेस को मैनेज करेगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कर्ता। और बाकी के जो मेंबर्स होंगे इन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, को पार्टनर या मेंबर्स भी कहा जा सकता है, राइट। बाय चांस इस एल्डर पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस केस में इस फैमिली का जो सबसे बड़ा, सबसे एल्डर पर्सन आएगा ना, ही विल बिकम कर्ता। कर्ता एक ही होगा, दो या ज्यादा नहीं होंगे। हाँ, बाकी के जो मेंबर्स होंगे वो अभी भी को पार्टनर ही रहेंगे, राइट। बेटा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है ये तो अपन ने डिस्कस किया, मगर अब बातचीत करते हैं कि इसमें हमारे पास एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या आ जाते हैं। बेटा सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है इजी फॉर्मेशन। बताइए ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली ये बिजनेस डेवलप होता है, यानी कि आप लोगों को कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप हिंदू धर्म में हैं, आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी आपके पास आई है, आप उससे बिजनेस कर रहे हैं, तो पूरी आपकी फैमिली होगी वो ऑटोमेटिकली इसमें पार्टिसिपेट करेगी। यानी कि ये बड़ा ही आसान फॉर्मेट है, इजीली इसमें बन जाएगा। एडेक्वेसी ऑफ कैपिटल तो बेटा ऑब्वियस है, आपके दादाजी जितना छोड़कर गए उसी से आप बिजनेस कर पाओगे। इसमें नई कैपिटल जो होगी वो तो प्रॉफिट कमाओगे उसी से होगा। तो यहाँ पर कैपिटल बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं होती है। लॉफुल बिजनेस तो ऑब्वियस है बेटा, मैंने अभी भी कहा था कि ये तो हिंदू लॉ के हिसाब से बना हुआ है, तो ऑब्वियस है लॉ के अंतर्गत ही काम करेंगे, लॉ के बाहर जाकर काम नहीं कर पाएंगे, तो इलीगल बिजनेस वगैरह यहाँ पॉसिबल नहीं है। लिमिट ऑफ लायबिलिटी में इस बार आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा कि जो पर्सन बिजनेस को मैनेज कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, कर्ता, और बाकी के पर्सन को क्या बोला जाएगा, को पार्टनर। तो कर्ता की लायबिलिटी और को पार्टनर की लायबिलिटी में हमेशा ध्यान रखिए, कर्ता की लायबिलिटी यहां पर हमेशा अनलिमिटेड होगी, मगर को पार्टनर की लायबिलिटी जो होगी वो हमेशा लिमिटेड होगी। यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अगर बाई चांस कोई नुकसान हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कर्ता को तो अपनी पर्सनल एसेट से उसको लायबिलिटीज को फुलफिल करना पड़ेगा, बट को पार्टनर की तो जितनी कैपिटल उस बिजनेस में लगी हुई है केवल उतनी ही अमाउंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो कर्ता की लायबिलिटी तो क्या होगी, अनलिमिटेड होगी, मगर को पार्टनर्स की लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड होगी, राइट।
डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ओनर एंड मैनेजमेंट, तो डेफिनेटली यहाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप होती ही है। जो कंपनी के या हमारे एचयूएफ के जो मेंबर्स हैं वही सब उस बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप रहेगी। कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, यहां पर ध्यान रखिए बेटा, 3 पीढ़ियों तक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस कंटिन्यू चलेगा। जो करता है इसके बाद 2 और इनके बाद आगे 2। बेटा ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है और ये थर्ड जनरेशन। अब अगर इनके बाद और कोई इनके बच्चे होते हैं तो ये इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट नहीं माने जाएंगे। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होगी वो कहां तक काम करेगी? ओनली 3 जनरेशन। अच्छा, इसमें अगर किसी एक पर्टिकुलर मेंबर की डेथ हो जाती है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली खत्म नहीं होगी बेटा, वो एचयूएफ तो चलता रहेगा। हाँ, 3 जनरेशन के बाद 4थी जनरेशन के अंदर जो होगा वहां नई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनती जाएगी। जैसे ये पर्सन अगर यहाँ से अलग हो जाए तो ये एक अलग से नई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली चालू हो जाएगी। ये पर्सन अलग होता तो यहाँ से अलग से एचयूएफ चालू हो जाएगी। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म के कंपैरिजन में यहाँ स्टेबिलिटी तो ज्यादा ही होगी, मगर फिर भी ध्यान रखें 3 जनरेशन के बाद ये स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि यहाँ पर डिसीजन लेने का पावर किसके पास है? कर्ता के पास। मगर डिसीजन लेगा कैसे? अपने सभी मेंबर से पूछ के। तो यहाँ डिस्प्यूट वगैरह भी कई बार हो जाते हैं, बाकी के मेंबर्स उन चीजों से एग्री नहीं करते हैं, तो फिर भी यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन रहेगा। सेपरेट स्टेटस और मैनेजमेंट बेटा यहाँ पर भी नहीं होता है, और सीक्रेसी, पूरी फैमिली एक साथ है तो सीक्रेसी भी यहाँ पर रहेगी। तो 3 फॉर्मेट को अपन डिस्कस कर चुके हैं, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, पार्टनरशिप फ्रॉम एचयूएफ। बेटा चौथा पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये है कंपनी। बताइए ना, 12th स्टैंडर्ड में तो आपने पूरी कंपनी अकाउंट्स पढ़ी होगी, तो कंपनी किसे कहते हैं ये आपने पढ़ा है। इवन अकाउंट्स में भी हम लोग कंपनी अकाउंट्स के बारे में काफी कुछ यहाँ डिटेल में डिस्कस करते हैं। ग्रुप ऑफ मेंबर्स मिलकर, काफी लोग मिलकर अपनी कैपिटल को इस बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं और इस कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी यानी आरओसी में पहले रजिस्टर्ड करवाया जाता है। कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी व्हिच हैज इट्स ओन कॉमन सील एंड वर्क एज ए सेपरेट लीगल पर्सन। तो ये सब चीजें आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रखी है। तो यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं कंपनी के बारे में। अपन डिस्कस नहीं कर रहे, केवल कंपनी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। क्या कोई कंपनी पब्लिक में शेयर्स इशू करके कैपिटल को अरेंज कर सकती है? बोले डेफिनेटली कर सकती है। क्या किसी एक पर्टिकुलर शेयर की डेथ हो जाए तो कंपनी बंद हो जाए? बोले सर कंपनी कभी बंद नहीं होती है। क्या ये शेयर होल्डर अपने राइट को किसी अनदर पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं? हाँ, इजीली सेल करके ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है, ये है फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। पता है कंपनी का फॉर्मेशन, तो सर ये आसान नहीं है। कंपनी का फॉर्मेशन कराने का मतलब है इस कंपनी का पहले नामकरण करिए, कंपनी को पहले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रजिस्टर्ड करवाइए, आप अपना मेमोरेंडम या आर्टिकल्स पहले तैयार कीजिए। तो ये सभी प्रोसीजर थोड़े से लेंथी प्रोसेस हैं। तो यहाँ पर कंपनी का फॉर्मेशन आसान नहीं है। हाँ, एडिक्वेसी ऑफ कैपिटल के बारे में बात करें तो यहाँ पर अनलिमिटेड कैपिटल हमारे पास अवेलेबल है। जितनी चाहिए उतनी कैपिटल आप पब्लिक में रेज करिए, इशू करिए, पब्लिक शेयर इशू करके आप पब्लिक से कैपिटल अरेंज कर सकते हैं। लॉफुल बिजनेस, तो बेटा ऑब्वियस है कि ये कहां पर रजिस्टर्ड होगा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो कि गवर्नमेंट की एक बॉडी है, वहां पर आपको इससे पहले क्या करना होगा? रजिस्टर्ड करवाना होगा। तो वहां से तो आपके ऊपर कंट्रोलिंग बहुत बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट अब आपको कंट्रोल करेगी तो इलीगल बिजनेस अब आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बताइए लिमिट ऑन लायबिलिटी, ये इस कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पर हर एक मेंबर की, हर एक शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी होगी ये लिमिटेड लायबिलिटी होगी। लिमिटेड लायबिलिटी है, यानी कि हर एक शेयर होल्डर ने अगर 100 रुपीज का शेयर कंपनी में लिया है तो उसकी मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी हो गई? 100 रुपीज हो गई। उसके बाद उसे कभी अपनी जेब से कोई पैसा कंपनी में नहीं देना, चाहे कंपनी पूरी दिवालिया हो जाए, बर्बाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, राइट। बट हाँ, 100 रुपीज का शेयर और शेयर होल्डर ने अब तक 80 रुपए दिए हैं
कंपनी में अगर 200 रुपए का भी नुकसान हो रहा है तो भी उस शेयर होल्डर को केवल रिमेनिंग 20 रुपए ही कंपनी के अंदर देने, उसे अपनी पर्सनल एसेट से उस लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं करना है। तो यहाँ पर हमेशा शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड लायबिलिटी होगी। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ऑनर एंड मैनेजमेंट, ये चीज यहाँ पर नहीं है। कंपनी के ऑनर कौन होते हैं? ऑब्वियसली शेयर होल्डर। बट सपोज करिए एक कंपनी है जिसके टोटल 50 लाख शेयर होल्डर है। आपको क्या लगता है ये सभी शेयर होल्डर रोज सुबह 10 बजे टाई और सूट वगैरह पहन बना के कंपनी में पहुंच जाते होंगे कि बस भाई मेरी कंपनी है, मैं ऑनर हूं तो कंपनी तो मैं चलो? क्या किसी कंपनी के ऑनर कंपनी को चलाते हैं? बोला नहीं सर, वो तो कभी कंपनी में जाते नहीं। फिर कंपनी कैसे चलती है? इसके लिए इन सभी शेयर होल्डर के द्वारा कुछ मैनेजरियल पर्सन्स को अपॉइंट कर दिया जाता है और ये मैनेजरियल पर्सन उन शेयर होल्डर के बिहाफ पर कंपनी का मैनेजमेंट का काम संभालते हैं और इन्हीं मैनेजरियल पर्सन्स को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टर्स, राइट? तो यहां पर डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ऑनर एंड मैनेजमेंट, तो कंपनी के जो ऑनर है वो खुद कंपनी का मैनेजमेंट कभी भी नहीं करते हैं। मैनेजमेंट के लिए हमेशा डायरेक्टर यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक टीम बना ली जाती है, वो लोग कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं। बेटा कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। किसी कंपनी के अंदर किसी एक शेयर होल्डर की डेथ हो गई साहब, क्या कंपनी बंद हो जाएगी? क्या कंपनी के स्टेटस पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या कंपनी की कैपिटल पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या कंपनी की मार्केट में इमेज पे कोई फर्क? प्लस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी का एक शेयर होल्डर मर भी गया, किसी एक शेयर होल्डर ने अपने शेयर किसी दूसरे को ट्रांसफर भी कर दिए, सभी परिस्थितियों में यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ कंटिन्यूटी रहेगी और मोस्ट स्टेबल बिजनेस जो माना जाता है वो कंपनी का ही माना जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, बेटा यहां थोड़ी सी परेशानी है कंपनीज के केस में। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन यहां पर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी के अंदर कोई भी बड़ा डिसीजन अगर लेना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को राइट तो है, बट बेटा उनको बार बार क्या करना है? बुलानी पड़ेगी, पहले मीटिंग्स बुलानी पड़ेगी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सभी जनों के एग्री होने के बाद भी कई बार शेयर होल्डर की मीटिंग में हमें अप्रूवल लेना पड़ता है कि शेयर होल्डर कहेंगे तो हम डिसीजन लेंगे, अदरवाइज डिसीजन नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जब मार्केट में कोई सिनेरियो चेंज हो रहा है, मार्केट में कोई पॉलिसी चेंज हो रही है और हमें अपने बिजनेस में इमीडिएट बेसिस पे कोई पॉलिसी चेंज करनी है, हमें कोई अपनी इंडस्ट्री में बहुत जल्दी कोई डिसीजन लेना है, तो यहाँ पर ये सब चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो ये चीज यहाँ पर नेगेटिव है। सेपरेट स्टेटस एंड मैनेजमेंट, ये तो आप जानते हैं कंपनी है जो सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी का अपना खुद का एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है, कंपनी का मैनेजमेंट हमेशा सेपरेट होगा। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा कि हाँ सर सेपरेट एग्जिस्टेंस भी होता है और सेपरेट मैनेजमेंट भी होता है। सीक्रेसी, ये थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम आती है कि कंपनी के अंदर पॉलिसीज जो होती हैं वो ग्रुप में, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर 10 जने, 15 जने, 5 जने, 7 जने मिलकर बनाते हैं, तो वहां पर सीक्रेसी नहीं रह पाती है। कंपनी का जो स्टाफ होता है, कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है, उनको हर एक पॉलिसी आपको बतानी पड़ती है और ये पॉलिसी लीक होने का हमें यहाँ पर हमेशा डर रहता है, राइट? बट एक लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं और ये है इस पार्टनरशिप और इस कंपनी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को मिलाकर एक नया फॉर्मेट बिजनेस का डेवलप किया जिसे हम बोलते हैं LLP, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और इसके लिए एक्ट भी बना है और इसे कहा जाता है LLP एक्ट 2008। सन 2008 में एक एक्ट बनाया गया था, LLP एक्ट। तो चलिए LLP के बारे में बात कर लेते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP। बेटा ये एक तरह से पार्टनरशिप ही है, मगर इसमें हर एक पार्टनर की लायबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। जो अनलिमिटेड लायबिलिटी, आप यहां पर क्या मानते हैं? पार्टनर्स की लायबिलिटी जो होती है वो हमेशा आपने क्या माना था? अनलिमिटेड माना था, जबकि शेयर होल्डर की लायबिलिटी को आपने क्या माना था? लिमिटेड माना था। तो यहां पर अपन क्या करते थे? एक नई कंपनी बनाते हैं, नई पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं जिसमें हर एक पार्टनर की लायबिलिटी क्या कर दी जाएगी? लिमिटेड लायबिलिटी कर दी जाएगी। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर की गलती से
किसी फर्म के अंदर कोई नुकसान हो रहा है तो दूसरे पार्टनर्स को बियर नहीं करना पड़ेगा, जिससे जितनी कैपिटल उन्हें लगे उतना ही नुकसान बियर करेंगे। पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटी का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो एलएलपी का फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा? जैसे कंपनी का फॉर्मेशन होता है वैसे ही एलएलपी का भी फॉर्मेशन होता है। इसमें भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में आपको सबसे पहले अपनी एलएलपी को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। इसके लिए पहले आपको अपने डायरेक्टर्स वगैरह भी अपॉइंट करना होंगे, डायरेक्टर का पिन नंबर लेना पड़ेगा, डिन नंबर लेना पड़ेगा, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और उसके बाद आप अपनी एलएलपी का नाम आरओसी के अंदर रजिस्टर्ड कराएंगे। उसके बाद आपकी एलएलपी स्टार्ट हो पाएगी। तो बेटा बाकी सब चीजें सेम है। फॉर्मेशन ये टफ नहीं है क्योंकि आरओसी नहीं करना है। एडिक्वेसी ऑफ कैपिटल यहां पर हो जाएगी क्योंकि अब पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स की जो संख्या, नंबर ऑफ पार्टनर्स, उस पर रेस्ट्रिक्शन है। जो बैंकिंग कंपनी है उसमें 10 और अदर कंपनी उसमें 20। तो यहां पर आपके एलएलपी के अंदर यहाँ पार्टनर्स की जो नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे उसे 200 तक ले जा सकते हैं। तो उस केस में एडिक्वेसी ऑफ कैपिटल रहेगी। यहां पर भी आरओसी से आपको रजिस्टर्ड कराना है, लॉफुल बिजनेस ही रहेगा। यहाँ बेनिफिट क्या होगा? आपकी लायबिलिटीज होगी अब लिमिटेड लायबिलिटी होगी सभी पार्टनर्स की। डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन ओनर एंड मैनेजमेंट ये भी यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी ये रहेगी। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन नहीं हो सकता। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन रहेगा क्योंकि अब यहाँ पार्टनरशिप फर्म हो गई है। सेपरेट स्टेटस ऑफ मैनेजमेंट नहीं रहेगा और सीक्रेसी यहाँ पर फिर भी रहेगी। तो यहाँ पर एक एलएलपी, एक नया कंसेप्ट हमारे पास आ गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो जितने भी डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल है वो अपन यहाँ पर डिस्कस किए। अब कुछ पॉइंट्स हमारे पास और बच जाते हैं, जैसे एग्जांपल के रूप में कोऑपरेटिव सोसाइटीज और स्टैट्यूटरी बॉडीज, ये अपन सेकंड पार्ट के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेरे हिसाब से आज के